नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये हमारी जो क्लास प्रारंभ हो चुकी है यूपी ट्रिपल एससी के पेट की परीक्षा होने वाली पीईटी। तो पीईटी का पहली क्लास हो चुकी थी, ये दूसरी क्लास है। तो पेट की परीक्षा से जुड़े सभी विद्यार्थी इस लिंक को शेयर करें, अपने मित्रों दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार ये आपको बैच मिलता रहेगा और मैं कोशिश करूंगा 300 से 400 क्वेश्चन आपको दें ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। क्या क्या समस्याएं आएंगी वो भी बताते रहेंगे। तो चलते हैं। देखिए, पहला इसमें पैराग्राफ आता है। पहले पेपर मैंने बताया था कि पैराग्राफ क्या करता है, टाइम टेकिंग करता है, आपके वक्त को खर्च करता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। पैराग्राफ पढ़िए। देश की हित चिंता में जिसने अपने शरीर पर थोड़े वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा। यानी देश की हित चिंता में जिन्होंने अपने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा, जो क्षीणकाय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उसे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार। वही महात्मा था, वह राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। कायम लिखा है सोने के अक्षरों में। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोली से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा को हमारा प्रणाम। गांधी जयंती प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाई जाती है। तो बच्चा इस चीज पर ध्यान रखिएगा। ये जो पेपर आपका पेट का होगा, ये पहली बार परीक्षा हो रही है। आपको क्या सावधानी रखनी है सभी सब्जेक्ट्स में, लेकिन हम चूंकि चर्चा अपने विषय करेंगे। यहाँ पर 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे। पैराग्राफ 10 से 12 लाइन के होंगे, जिनको पढ़ने 5 मिनट का समय लगेगा। 5 क्वेश्चन दिए होंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों को पढ़ लें, फिर कलम लेकर के पैराग्राफ पढ़ें। जो अति महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें क्या करते जाएं, इंगित करते जाएं, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न। महान आत्मा का स्वामी कौन था? मोहनदास करमचंद या मोहनदास करमचंद गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? मोहनदास करमचंद गांधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर वही है, इसी पैरा पे आधारित। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित। जल्दी से इनको हल करते हैं। क्षीणकाय का अर्थ क्या होता है? क्षीण का ऐसे कर लीजिएगा। क्षीण माने होता पतला या दुबला, और काय माने होता शरीर। दुबला पतला शरीर क्षीणकाय होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। गांधी द्वारा किए गए कार्य किसमें लिखे जाएंगे? इतिहास में, स्वर्णाक्षरों में, संविधान में, पुस्तकों में। तो अभी पढ़ा, स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? नेहरू के, सरदार पटेल के, टैगोर के, या महात्मा गांधी के? तो ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कितनी टाइम लगना चाहिए? मुश्किल से 10 या 15 सेकंड का समय लगना चाहिए, क्योंकि ये पैराग्राफ आपका बहुत टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात पैराग्राफ पढ़ें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब नेक्स्ट बिना पैरा के हैं क्वेश्चन। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द है चंद्रहास, रजत, कौमुदी या स्वर्ण किरण। एबीसीडी में से क्या सही होगा? शीघ्रता के साथ आप अपना जवाब दें, क्योंकि प्रश्न को जितनी जल्दी हल करेंगे, ऐसी जल्दी भी ना करें कि आपके गलत हो जाएं, और इतनी देर भी ना करें कि आपके क्वेश्चन छूट जाएं। अर्थात समय और प्रश्न के बीच एक तालमेल बिठा करके आपको काम करना है। तो क्या ध्यान रखना है? चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है? कौमुदी। चंद्रहास ये तलवार का पर्यायवाची है। रजत चांदी का पर्यायवाची है, रजत पदक वगैरह होता है। और स्वर्ण किरण जो है सुनहरी किरण का पर्यायवाची है।
सुनहरी किरण। तो जितने विकल्प आए सब पर आपको नजर रखनी है। और प्रश्न आपका कौन सा, ये सही है कौमुदी। कौमुदी महोत्सव जयशंकर प्रसाद की एक निबंध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, या गत को नहीं मानने वाला। एबीसीडी में से क्या सही होगा? शीघ्रता करें और जल्दी से इस प्रश्न को हल करें। तो गतानुगतिक ऐसे कर लेते हैं, गत प्लस अनु प्लस गत प्लस इक। ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, गत प्लस अन प्लस गत प्लस इक। तो गत माने बीता हुआ, गत माने बीता हुआ, अन माने अर्षण, गत माने चलना, यानी प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक कहलाता है। तो 7 का ए सही होगा। ऐसे प्रश्नों का जवाब दे, गलतियां ना के बराबर, गलतियों की गुंजाइश नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाए हैं? यानी इनमें से किसे हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, या संपूर्णानंद। एबीसीडी में से क्या सही होना चाहिए? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। ये क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन इसका कैसे जवाब देना है इस पर आपको ध्यान रखना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, राजा राममोहन राय को भारत का, नव भारत का कहते हैं, हिंदी साहित्य का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये उपमा देने वाले कौन थे आलोचक थे? डॉक्टर नागेंद्र ने। भारतेंदु युग को नव जागरण काल भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र विशेषण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। हालांकि प्रश्न किसी में भी आ सकता है, यूपीएसआई में आ सकता है, लेखपाल में आ सकता है, टीजीटी पीजीटी में आ सकता है, टेट सीटेट में आ सकता है, पेट में आ सकता है, कहीं पर भी प्रश्न आ सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कुशाग्र, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र जो चीज है वो उद्देश्य विशेषण है, या विधेय विशेषण है, या प्रविशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। एबीसीडी में से क्या सही होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, कोई जब सेंटेंस होता है, कोई भी भाग होता है, कोई भी वाक्य, कर्ता, कर्म और क्रिया, शब्द के निर्माण में महती भूमिका होती है कर्ता, कर्म और क्रिया की। जो कर्ता होता है वो क्या कहलाता है? उसे ही वाक्य का उद्देश्य कहा जाता है। कर्म और क्रिया वाक्य के विधेय कहलाते हैं। कर्म और क्रिया वाक्य के विधेय कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा है उत्कर्ष, उत्कर्ष कर्ता है और उसके आगे आया है कुशाग्र। तो इसका मतलब है कुशाग्र शब्द विधेय की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। यानी जैसे आपने कहा अच्छा इंसान, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने शब्द बोला ईमानदार बालक, तो ये है आपका उद्देश्य विशेषण। अगर हमने बोला बालक ईमानदार, तो ये आपका है विधेय विशेषण। इस चीज पर ध्यान आपको रखना है। कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। राम हृदय जाके नहीं विपद सुमंगलता है, और राम हृदय जाके नहीं विपद सुमंगलता है। कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छे का अनुप्रास और छे का अनुप्रास। यानी अनुप्रास के जो हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद होते हैं। इसमें से कौन सा उपभेद है? ध्यान दीजिएगा, जहां कोई शब्द बार बार आए, उनका एक सामान्य अर्थ हो, बस एक अर्थ भेद से उनमें परिवर्तन किया जा सके,
तो यहां था राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताए, जिसके हृदय में राम का नाम नहीं है उसे ही विपत्तियां घेरती हैं, और राम हृदय जाके, जिसके हृदय में राम का नाम है नहीं विपत्ति सुमंगलताए, उसे कोई विपत्तियां परेशान नहीं कर सकती हैं। तो इस प्रकार से यहां कौन सा हुआ, जैसे पूत सपोते का धन संचय, पूत कपूते का धन संचय, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ये तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई ये कौन सा छंद है, चौपाई छंद है। चौपाई छंद है। चौपाई में कितने चरण होते हैं, 4। प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, 16-16। तो बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, कौन सा अलंकार इसमें होगा, ध्यान देके बताइएगा। तो ध्यान दो, जब एक चीज को दूसरे सिद्ध किया जाए, कैसे जैसे शब्द जब आ जाएं तो अलंकार उदाहरण होता है। अलंकार कौन सा होता है, उदाहरण होता है। विस्तार से हिंदी पढ़ने के लिए एक हिंदी की क्लास भी चल रही है, उस क्लास को भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं यहाँ के नंबरों पर फोन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में विसर्ग संधि है। ABCD में से क्या सही होगा, किस विकल्प में विसर्ग संधि है। निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महिष। बताया था जिस बच्चे को संधियां विधिवत आती हैं उसे हिंदी में कोई समस्या ही नहीं आती, और अगर संधियां नहीं आती हैं तो हिंदी में समस्या है फिर। तो निरंतर देखिए, महिष, मही प्लस ईस, दोनों तरफ बड़ी ई और बड़ी ई आई बराबर बड़ी बिना दीर्घ स्वर संधि है। जगत प्लस ईस व्यंजन संधि है। दिक प्लस गज व्यंजन संधि है, और ये होगा निह प्लस अंतर, निह प्लस अंतर, विसर्ग का रा हो गया, बन गया निरंतर। तो किसमें विसर्ग संधि है, निरंतर में विसर्ग संधि है। इस तरीके से शीघ्रता से प्रश्न का जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ABCD में से आपको बताना है शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है। ABCD में से क्या शुद्ध है। तो यहां पर वाल्मीकि गलत लिखा है। मुख्य रूप से देखिए, बा नहीं होता, वाह होता है। वाल्मीकि, का में छोटी की मात्रा होती है, वाल्मीकि। उज्ज्वल में दोनों ही जा आधे होते हैं और ये शब्द होता है उज्ज्वल। द्वंद्व में ध्यान रखिएगा, दोनों दा में वाह होता है और बीच में आधा ना बना होता है। इस प्रकार से ए विकल्प सही है, यानी। नेक्स्ट है अगला, इनमें से कौन बसंत का पर्यायवाची नहीं है। विलोम और पर्यायवाची एक वाक्य के लिए एक शब्द समश्रुत भिन्नार्थक शब्द सबसे ज्यादा इस परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन वसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऋतुपति, कुसुमाकार, मधुमास और कांतार। तो इसमें सही आपका डी, कांतार जंगल का पर्यायवाची है, जंगल। बाकी सभी ये बसंत के पर्याय हैं। ऋतुपति है, कुसुम आकर यानी फूल इसमें आते हैं, मधुमास भी इसको कहा जाता है। वैसे मुख्य रूप से चैत के महीने को मधुमास कहते हैं। तुलसी जी ने लिखा है श्री राम का जन्म चैत में हुआ था, 9वीं तिथि थी, तो लिखा है तुलसी बाबा ने कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिहित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन अखिल राम विश्रावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ABCD में से क्या सही होगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है या शब्द है या ध्वनि है या पद है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अर्थ हटा दिया जाए तब सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ध्वनि अलिखित इकाई है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी अलिखित इकाई
और पद, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं। अगर हमने यहां लिखा राम, ये शब्द है। अगर हमने लिखा राम ने रावण को मारा, अब ये राम रावण मारा ये सभी क्या हो जाएंगे? पद हो जाएंगे। सिंगल लिखा है जो शब्द और समूह में लिखा है पद कहलाता है, तो ये सही होगा आपका शब्द। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को अवश्य भेजें। इस पेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सुना जा रहा है या ऐसा विचार है कि हो सकता है पेट के नंबर भी जुड़े, तो पास होने के साथ साथ अच्छे नंबर आना भी बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।